हेलो हाय नमस्कार प्रणाम स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय वड़कम जय जिनेन जय झूलेलाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मैं हूं सुभाशीष मोहित्रा, आपका होस्ट और आपका दोस्त, एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ सुभाशीष के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनकी सोच कुछ इस प्रकार है कि यदि आप एक विद्यालय प्रारंभ करते हैं तो आप 4 जेल के दरवाजे बंद करते हैं। और इसी ही सोच के साथ पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है, मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहूंगा करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, करियर पॉइंट और HSM ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर किरणपाल सिंह चावला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सुभाशीष। सर वैसे तो आपके बहुत सारे अनुभव से हम दृष्टिगोचर होना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, किन परिस्थितियों में आप पले बढ़े, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही। तुमने छेड़ दिया बचपन की यादों को। तो बचपन जैसा सभी बच्चों का रहता है, कुछ वैसा मेरा नहीं था। मेरा बचपन कुछ अलग था। हर एक बच्चे को उसके माता पिता का दोनों का प्रेम मिलता है जो कि मिलना चाहिए, पर शायद इस मामले में हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं रहे। हम जब 4 साल के थे तभी हमारे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाइयों का, जिन्होंने हम सब बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और आज हम जो भी हैं अपने बड़े भाइयों के वजह से ही हैं। मेरा बचपन जैसे सबका होता है, हमने बचपन में वो सारे खेल खेले जो आजकल के बच्चे याद भी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे वो चिड्डा पकड़ना हो, चाहे वो भौंरा चलाना हो, चाहे वो कंचे खेलना हो, चाहे धूप में पतंग उड़ाना हो, चाहे मंझा बनाना हो, चाहे साइकिल कैंची चलाना हो, चाहे बेशरम के झाड़ से हॉकी खेलना हो, वो सारे काम हम लोगों ने किए बचपन में। बहुत सुहाना था बचपन। बिल्कुल सर, आपके बचपन से हमें भी लगा कि हमने भी बहुत सारी चीजें मिस कर दी है कि इतने सारे प्रोफेशंस होने के बावजूद भी टीचिंग को ही आपने अपना प्रोफेशन क्यों चुना? थैंक यू, दैट इज अ रियली अ गुड क्वेश्चन कि टीचिंग को क्यों चुना। मैं ये कहूँगा कि टीचिंग को चुना नहीं, टीचिंग हैपेंड। क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस, मैंने अपने इस करियर में आने के पहले काफ़ी सारे प्रोफेशंस में इंटर्नशिप की। जब हमने एजुकेशन में एक छोटे से इनिशिएटिव के साथ में शुरू किया, हमें पाया कि लोगों की अगर हम मदद कर पा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि ये जीवन तभी सार्थक है जब हम ज्ञान का दिया और लोगों के जीवन में जलाएं। और इनफैक्ट स्टूडेंट से ही इंस्पिरेशन मिला। हमने शुरू किया था करियर पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2004-05 में, और वहाँ पर बच्चों को देखा पढ़ते हुए। कुछ बहुत ही गरीब बच्चे थे पर बहुत होनहार बच्चे थे, तो उनको देख के और इंस्पिरेशन मिला कि इनको एक बेहतर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बेहतर स्कूल मिलना चाहिए। तो ईश्वर की दया से आज 4 स्कूलों का हम संचालन कर रहे हैं और अनेक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि टीचिंग को क्यों या स्कूल को क्यों चुना, जो आपके टॉक शो के माध्यम से सुन रहे हूँ, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि कोई भी और प्रोफेशन आपके जाने के बाद वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके बच्चे, आपकी सेकंड जनरेशन उसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे पता नहीं। पर अगर आपने एक स्कूल खोला जो कि एक सामाजिक संस्था, तो वो आपके जाने के बाद भी उसमें पढ़ाई ही होनी है, उसमें शिक्षा का ही देन होना है। इसलिए ये बात मुझे शिक्षा के क्षेत्र की सबसे मेरे दिल के नज़दीक है कि हम चले भी जाएंगे पर ये जो कारवां है, ये जो सिलसिला है पढ़ाई लिखाई का, ये चालू रहेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें ऐसा भी पता चला है कि आप मिस्टर बिलासपुर भी रह चुके हैं। ये सूत्र बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये सन 2000 की बात है। जब मैं MBA कर रहा था अपना, तो मॉडलिंग का ऐसा कोई शौक नहीं था, एक जुनून था। जुनून एक चीज को प्रूव करने का। वो क्या चीज को प्रूव करने का था कि बचपन से ही हम जिस कौम में पैदा हुए, सिख धर्म का पालन किए, तो बचपन में सिख बच्चों को बड़ा उनके लुक्स को लेकर के बाकी लोग छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, और वो बेचारे बड़ा कई बार वो बच्चे इनकॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये उस दिन की बात है कि जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था और हमारे बाकी साथी जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर बिलासपुर कंपटीशन होने वाला है। तो हमने जिज्ञासा बस उनसे पूछ लिया कि क्या एक सरदार जी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा जरूर, क्यों नहीं कर सकते, आज तक किसी ने किया नहीं है पार्टिसिपेट। तो मुझे लगा कि चलो करके एक बार देखना चाहिए। एंड
एज इट इज़ राइटली सेड कि आपके लुक से नहीं, आपके टैलेंट से, आपके कॉन्फिडेंस से लोग आपको जानते हैं। तो वो 6 राउंड का एक कंपटीशन था, बड़ा ही मज़ेदार कंपटीशन था। 50 वहाँ पर युवा आए हुए थे हमारे साथ के, और वो 6 राउंड बड़े इंटरेस्टिंग गए। और उस 6 राउंड के बाद में जज हुए हम मिस्टर बिलासपुर, तो खुद के लिए भी टर्निंग पॉइंट था जीवन में, और बहुत सारे समाज के उन बच्चों के लिए भी मैसेज था कि आप अपने लुक्स पे मत जाइए, आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए, आप अपने व्यक्तित्व विकास पे वर्क करिए। सो दैट वाज माय ओनली पर्पस ऑफ बीइंग मिस्टर बिलासपुर। इसी से ही संबंधित तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जानना चाहूँगा कि हर एक जो छात्र होता है वो अपने स्कूल लाइफ पे, अपने कॉलेज लाइफ पे थोड़ी बहुत शरारतें करता है। तो आपकी कोई स्कूल या कॉलेज की ऐसी शरारतें जिसे आज भी आप सोचकर मुस्कुराते हो? निश्चित तौर से वो स्कूल लाइफ ही क्या, जहाँ पर कोई शरारत ना हो या जहाँ पर कोई बदमाशी ना हो। हम एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे भारत माता में, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड फादर और सिस्टर्स हुआ करते हैं। फादर को जब भी कभी स्कूल में लेट पहुँचते तो वो हमेशा केन होता था, और आज भी याद है कि उनके वो डिसिप्लिन की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेट पहुँचते तो फादर पूछते व्हाई आर यू लेट, तो उनको उस समय टूटी फूटी इंग्लिश में समझाते कि फादर हमारे घर आज पूजा थी। हर रोज नए नए बहाने बोलते थे कि कभी आज हमारे घर में ये हवन हो रहा है। तो एक दिन उन्होंने पकड़ लिया कि तुम तो सरदार जी हो, तुम्हारे घर कौन सा हवन पूजन हो रहा है, और पकड़े गए और खूब केनिंग हुई। वो बातें याद आती हैं, बचपन की वो सहेलियों की यादें आती हैं। बहुत सारी सहेलियां हमारी भी हुआ करती थी, दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ में पिकनिक जाना, उनके साथ में पार्टीज करना। तो निश्चित तौर से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बदमाशियां हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव बदमाशियां थी वो सब। आपके विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि बच्चा, चूंकि हर बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है लोग सुसाइड करने की कोशिश कर ले जाते हैं, कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आए दिन हमें ये घटना सुनने को मिलती है। तो उस स्ट्रेस जो ये बच्चों को होता है, तो किस माध्यम से हम उसके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं या कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं? यूथ जो हमारा फ्यूचर है, मैं फिर से कहूंगा, यूथ जो हमारा फ्यूचर है, अगर वही स्ट्रेस में है, वही तनाव में है, तो कैसे भारत देश बेहतर बनेगा, कैसे आगे बनेगा? तो हम हमारे विद्यालयों में तनाव प्रबंधन को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को, प्राणायाम्स को, मेडिटेशंस को, ये कंपल्सरीली बच्चों को एक्सपोज करते हैं कि भाई तनाव तो जीवन में रहेगा ही, तनाव तो उसी को नहीं है जो कब्र के नीचे है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यूथ टू लर्न द माइंड मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, विचारों को कैसे प्रबंधन करें। सो दीज आर द थिंग्स हम अप्लाई करते आ रहे हैं और उसका फायदा मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस इन बच्चों के सामने होते हैं, तो उस समय इनको बहुत मदद की जरूरत होती है कि कोई समझे, कोई इनको मेडिटेशन सिखाए, तनाव प्रबंधन सिखाए, सो दैट दे शुड कम बैक टू द मेन फ्रेम ऑफ देयर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि सर ये भी देखा गया कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशाखोरी पर या इश्क मोहब्बत जैसी चीज़ों पर और ऐसे विभिन्न तरह के चीज़ों पर थोड़ा लिप्त हो जा रही है, और जिसका सीधा प्रभाव उनके परिवार पर, उनकी शिक्षा पर, उनके जॉब पर पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें आजकल के युवा वर्ग में क्यों इस तरह की चीज़ें आ रही है कि वे नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं? मैं यहाँ पर दो बातें आपको बोलना चाहूँगा। एक है कि नशा की तरफ आप कब आगे बढ़ते हो, इसका बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का, कि आज 32% यूरोप कहते हैं कि अंडर डिप्रेशन है, और इंडिया में भी हर 8वां व्यक्ति 10 में से डिप्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार है। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है सिर्फ सेल्फिश होकर के अपने बारे में सोचते रहना कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर के बारे में क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मेरे पढ़ाई में ज्यादा नंबर आएंगे कि नहीं। ऐसा आप सोचते हैं तो पक्का आप डिप्रेस हो जाते हैं, और वही उसी डिप्रेशन में जाकर के वहां से निकलने के लिए आप कोई नशे का साथ लेने लगते हैं या आप अकेले रहने लगते हैं। पर उससे बाहर निकलने का भी तरीका ये कि जब भी कभी आपको डिप्रेशन होता है, आप घर से बाहर निकलो और देखो कि दुनिया में आप कितने लकी हो, कितने सारे लोग आपसे निचला जीवन जी रहे हैं और कितने सारे लोगों के लिए आप कितना कुछ कर सकते हो।
सेकंड, आपने कहा कि प्यार मोहब्बत में युवा पढ़ते हैं, तो भाई युवा प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, है ना। पर इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रेम में होना और प्रेमी हो जाना, इसमें फर्क है। किसी बच्ची ने पूछा कि गुरुदेव आप तो कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, मैं भी एक लड़के से प्रेम करती हूँ, पर मेरे घर वाले जो हैं बड़ा बुरा मान जाते हैं इस बात को लेकर के। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया जो शायद हम सबके जीवन में काम आए। वो उन्होंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी एक ही लड़के पे जाके तुम्हारा प्रेम अटक गया है। तुम उस प्रेम को अगर पूरे दुनिया के साथ शेयर कर लो तो तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम में हो जाए। तो ये डिफरेंस हमको समझना है। बाकी प्रेम करने में कोई बुरी बात नहीं है, जरूर करना चाहिए। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो प्रेम हमारा स्वभाव है और सबको प्रेम में ही रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि पिछले 15 वर्षों से माननीय किरण पाल सिंह चावला जी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेवा में सिर्फ ये अकेले नहीं है, इनके बड़े भाई रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सिंह चावला जी भी इनके साथ पूरी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ एक साथ संतुलन बनाकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो सर, आपके एक भाई के नाते भी और एक आज के डेट में ऐसा देखा गया है कि लोगों का ये सोचना कि दो भाई साथ नहीं रह सकते, दो भाई अगर साथ बैठकर एक घर में खाना नहीं खा सकते, ऐसे बहुत सारी बातें आते रहती है। तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से नहीं, उससे पहले भी आप सभी साथ में एक ही घर पर रह रहे हैं, एक ही घर पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और वहीं आप एक व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पेशेगत जीवन में भी साथ है। तो ये कैसे संभव, नहीं कहूंगा कि ये कैसे सर, ये दर्शक जानना चाहते हैं एक्चुअली। इट्स अ गुड क्वेश्चन और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। भारत की ताकत रही है संयुक्त परिवार, भारत की ताकत रही है सब लोग साथ में रहते थे, पर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही, छोटे छोटे परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। मैं कहूँगा इट्स ऑल इन द माइंड। आपके मन की बात है, आपके सोच की बात है। अगर आपकी सोच आध्यात्मिक है, अगर आपकी सोच गॉड लविंग है, तो आप पाते हैं कि इस दुनिया में किस बात के लिए स्वार्थी हो जाना। मैं सुरेंद्र भाई साहब का नाम आपने लिया, सुरेंद्र भाई साहब मेरे बड़े भाई ही ने, मेरे पिता तुल्य जैसे हैं, पर ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमेशा मुझे एक मित्रवत व्यवहार रखा और एक हमेशा हम दोनों कंपेनियंस के रूप में हैं, इसलिए भी आज हम एक साथ रह पाए। तो सभी बड़े भाइयों को ये संदेश है कि अपने छोटे भाइयों को अगर आप थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा उनको अपनापन देते हैं, तो निश्चित तौर से वो आपके साथ में रहते हैं। और अनेकता में एकता की बात कह लें या यूनिटी में ताकत होती है। तो आज हम बहुत गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हम साथ में रहते हैं, विशाल हृदयता के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को हर हाल में स्वीकार भाव के साथ रहते हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं जब आपका ईगो बड़ा हो जाता है और आप स्वीकार नहीं करते। जब आप लोगों को उनकी वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही अगर आप स्वीकार कर लें और प्रेम करने की बात सोच लें, तो फिर सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। Then there is only love and respect कि you are like this, I am like this, but yet we are like, we are in a condition that we love each other and we respect each other. So मैं सबको यही कहूँगा कि हर एक भाई को अपने भाई के साथ मिलकर के रहना चाहिए, हर एक बच्चे को अपने परिवार के साथ मिल के रहना चाहिए, बिकॉज परिवार के साथ रहने में ही ताकत है। सर, आपके साथ साथ मिसेस चावला जी भी हैं, वो भी बच्चों को शिक्षा, मासूम किड्जी की संस्था के नाम से बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करती है। तो मेरा सवाल ये है सर कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मैम भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सर इतनी सारी शिक्षा आपने कहाँ से लाई है सर? देखिए, शिक्षा के रूप में तो हम जो कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं अभी बहुत छोटा सा, बहुत नगण्य सा कंट्रीब्यूशन है। और हमारी श्रीमती मिसेस नीतू चावला, हमारी भाभी मिसेस सुनीता चावला, ये लोग हमारे पीछे हैं। इनको देख करके हमको इंस्पिरेशन मिलता है। इनको ये बच्चों का स्कूल चलाती हैं, मासूम किड्जी, जहाँ पर 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो हर उम्र में हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें और सोसाइटी को एक कंप्लीट सेगमेंट के रूप में देख करके शिक्षा दे सकें, यही प्रयास हम सब लोगों का है। तो इट कम्स वेरी नेचुरली, एजुकेशन कम्स वेरी नेचुरली टू द फैमिली। ओके।
सर, चूंकि आप 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये एक हर किसी का एक सवाल है कि जैसा कि सर आप एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा की सेवा दे रहे हैं, तो सर आपके अनुसार एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल पे आप क्या एक फर्क देखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सुभाशीष, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हुए, चाहे वो एपीजे कलाम साहब को ले लीजिए, चाहे अनेक महान हस्तियों को जो साइंटिस्ट हुए, थिंकर्स हुए, राइटर्स हुए, यद्यपि वो सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के ही पढ़े लिखे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आज ये कहेंगे, सिर्फ पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में भी वही है, प्राइवेट स्कूल में भी वही है। फैसिलिटीज की मेजरली बात है कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर में आपके बच्चे को बेटर फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर टीचर्स, बेटर प्लेग्राउंड्स, अच्छे ड्रेसेस, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट। तो मेरा निजी मानना ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी रूप में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से कम नहीं हैं। ये पेरेंट्स की चॉइस है कि हम प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं या हम इस फैसिलिटी के साथ पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे आज की डेट में फैसिलिटी पसंद हो गए, बच्चे आज की डेट में आराम पसंद हो गए, उनको आराम की पढ़ाई चाहिए और वो प्राइवेट स्कूलों में उन्हें मिल जाती है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया कि गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल में एक्चुअली अंतर सिर्फ सोच का होता है, और जैसा कि हमने पता किया सर कि जो आप एक जो प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षा की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो सर उस विषय में जानना चाहूंगा कि किस तरह की योजनाओं के माध्यम से ऐसे बच्चे जिन्हें जरूरत हो लेकिन फीस उतनी नहीं हो तो कैसे वो जुड़ सकते हैं सर? हम एक बात बहुत स्ट्रांगली ये महसूस करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर मेधावी है तो हम सब सामाजिक लोगों की ये जिम्मेदारी है कि केवल आर्थिक कमी की वजह से वो बच्चा पीछे रह जाए तो ये दोष है हम सभी लोगों के ऊपर में। तो आज से कुछ साल पहले हमने देखा कि कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे थे पर वो बहुत ही मेधावी बच्चे थे। उन बच्चों में कुछ नाम मैं लूं तो अखिलेश कश्यप का नाम मुझे याद आता है। एक काश्तकार, एक बढ़ई के बेटा था वो, पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो पहले नंबर पर आया, पहली बार में आईआईटी में चला गया। दो भाइयों का जिक्र करना चाहूंगा, अजय रायकर और विजय रायकर। उनके पिता नहीं है, माता घर में कपड़े सिलती हैं और आज वो दोनों बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर गए, दोनों 10th बोर्ड 12th बोर्ड में मेरिट में आए। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देख करके हमने अपनी माता जी की स्मृति में ये एक सेवा योजना शुरू की, माता कृष्णा रानी चावला शिक्षण सहायता योजना, जिसको MKCSSY के नाम से जानते हैं। और हर साल हम तकरीबन 50 बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा देते हैं ताकि वो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे कॉलेजेस में जाएं। और बहुत संतुष्टि मिलती है सुभाषिश बताते हुए कि हर साल इन बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गीता पटेल नाम की बच्ची जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 12वीं में पहले नंबर पर आई, उसको अभी निजी एक चैनल ने 1 लाख रुपए इनाम दिया। तो मेधावी अगर बच्चे हैं तो हम हमेशा मदद करने को तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमें ज्ञात है कि करियर पॉइंट इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की हिंदी, इंग्लिश, CG बोर्ड और CBSE बोर्ड के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करती है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना शुरू कर दी, आपने 1ली से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया, आपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहना सिखा दिया, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में कॉलेज भी हमारा करियर पॉइंट का एक हो, जहां बिलासपुर के जो बच्चे बाहर जाकर कॉलेज कर रहे हैं, तो क्या वो संभव है कि बिलासपुर में रहकर भी करियर पॉइंट एक अपना कॉलेज प्रारंभ करे? Yeah, why not? I mean, we do not rule out any possibilities. और पढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत टीस भरा वक्त ये दिखता है कि बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। 12वीं तक तो हम उनको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रख करके पढ़ाते हैं, पर जैसे ही वो कॉलेजेस में जाते हैं तो वो अनेक तरीके के बच्चों के संपर्क में आते हैं और उनका शिक्षा का लेवल धीरे धीरे डाउन होकर के अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं वो। तो हमारी ये जरूर सोच है कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं को एम्प्लॉयबल कैसे बनाएं, मार्क माय वर्ड्स, एम्प्लॉयबल कैसे बनाएं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयबल यूथ। उनको इंटरव्यू में कैसे बैठना नहीं आता,
उनको कैसे इंटरव्यू फेस करना है नहीं आता, उनके अंदर स्किल्स की कमी दिखती है, तो निश्चित तौर से भविष्य में ऐसा कुछ योजना करेंगे कि जिससे हमारे एरिया के युवा को हम ट्रेन कर सकें कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा कर के अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो कॉलेज या स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर जरूर आ सकता है। समाज में और भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो ये है कि आज के वर्तमान युग में देखा गया सर कि बच्चों और उनके पेरेंट्स का, बच्चे और अभिभावक का एक सोच या एक संतुलन नहीं बैठ पाता है। तो उस विषय में सर आपके क्या अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? मैं यहाँ पर सारे पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगा जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं, राइट फ्रॉम 1 ईयर टू लेकर 13 ईयर या 13 ईयर टू लेकर के 18 ईयर के जो टीनेजर्स हैं, कि उन बच्चों को तो वो अपने स्वाभाविक रूप से अपना बचपन जी रहे हैं। ज़रूरत आपको और हमें है पेरेंटिंग के लेसन्स लेने की। कहते हैं ना, किसी शायर ने खूब कहा है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे चुनने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। हर एक बच्चा आपसे पैदा जरूर हुआ है, पर आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। ये पेरेंट्स को समझना होगा। वो एक इंडिविजुअल है, आपको सिर्फ उसको नर्चर करना है, आपको उसको सिर्फ गाइड करना है। बाकी बच्चे समझदार हैं। और पेरेंट्स कई बार खुद उनके जीवन में इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपनी आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर में लादने की कोशिश करते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो, और अगर आप अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, मैं अगर अपने करियर में कुछ नहीं कर पाया और हम कहें कि हम हमारे बच्चे उस करियर में सफल हों, तो ये खोखलापन है। और उसी वजह से आज पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन बिगड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि आप एक अच्छा सिटीजन चाहेंगे, एक अच्छी औलाद चाहेंगे, या सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो आईआईटी में पहुंच गया या डिप्रेशन का शिकार है? वो डॉक्टर जिसको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, वो डॉक्टर जो घूस लेकर के काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, आप वो सिटीजन देना चाहते हैं, या एक ऐसी औलाद चाहते हैं जो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, समाज में कुछ सकारात्मक मैसेज दे? कैसा व्यक्ति आप चाहेंगे? तो पेरेंट्स से मेरा यही कहना है, बच्चे अपने हिसाब से ठीक हैं, आपको और मुझे पेरेंटिंग लेसन्स लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम उन पेरेंट्स को, ये 21st जनरेशन के बच्चे हैं, इनको कैसे पालना है ये हमें सीखने की जरूरत है। बच्चे तो ठीक ही हैं। सर, आज का मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शिक्षाविद होने के नाते भी, एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के नाते भी, एक सामाजिक कार्यों में आप जिस तरह से रहते हैं उसके नाते भी, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग। सी द चैलेंज इज कि भारत देश सबसे युवा जनसंख्या है वो भारत के अंदर में है, और आज अनेक देशों के अंदर में उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी वजह से ही कोई देश महान बनता है। देश अपने आप में कुछ नहीं, देश जो है उसके सिटीजन्स से ही है। और आज अगर सिटीजन्स में हमारे यूथ हैं, तो यूथ को मेरा एक ही मैसेज है कि हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड टुवर्ड्स द नेशन। हम अगर आज ये बात करें कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, तो बात नहीं बनेगी। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा योगदान समाज के लिए क्या है, समाज से मुझे क्या मिला है, ऐसा बोलने से डिप्रेशन और गुस्सा आ सकता है, बट मेरे होने से समाज में क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि एक पेड़ भी अगर आप लगाते हैं तो आपने कुछ डिफरेंस पैदा कर दिया। एक बॉटल खून भी अगर आपने डोनेट किया है तो आपने कुछ डिफरेंस पैदा कर दिया। तो मैं हर एक यूथ से यही कहूंगा कि अपने लिए तो दोस्त सभी जीते हैं, अगर हम किसी और के काम आ सकें, इस देश के काम आ सकें। मेरे रोल मॉडल के रूप में शहीद आजम भगत सिंह है। 19 साल की उम्र में जिस युवा ने फांसी का फंदा चूम करके कहा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, वो लेवल ऑफ हमें एंथुजियाज्म, वो लेवल ऑफ हमें कुर्बानी देश के लिए दे सकें, वो सोच रखनी चाहिए। तो ये थे करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, करियर पॉइंट और HSM ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर किरणपाल सिंह चावला जी। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ BCC न्यूज पर रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ।